Operation Epic Fury. दोस्तों, क्या वाकई अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है? क्या वाकई ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी मारे जा चुके हैं? और क्या ये मशरिक़ वुस्ता को एक नई आलमी जंग की तरफ धकेल सकता है? अगर आप समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक और महदूद स्ट्राइक है, तो हो सकता है आप बड़ी तस्वीर नहीं देख रहे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे असल में क्या हुआ, ईरान ने क्या जवाब दिया, खलीजी ममालिक क्यों निशाने पर आए, भारत और दुनिया पर इसके क्या असरात होंगे, और क्या ये 2003 इराक वॉर जैसी कहानी दोबारा दोहराई जा रही है। आखिर तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप इस सूरत हाल को जज्बात से नहीं, समझदारी से देख सकेंगे। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर फुल स्केल मिलिट्री अटैक शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बताया जा रहा है, और ये कोई एक दिन की स्ट्राइक नहीं। यूएस ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ये कई दिन चलेगा। To destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally again obliterated. तेहरान, अस्फहान, कुम, किरमानशाह समेत पूरे ईरान में बमबारी हो रही है। सबसे शॉकिंग ये कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के कंपाउंड पर भी स्ट्राइक्स हुई, और अब ये कंफर्म बताया जा रहा है कि वो मारे जा चुके हैं। ये बात ईरानी स्टेट टीवी ने खुद कंफर्म की। हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनी दर राह सरबुलंदी हरम जमहूरी इस्लामी ईरान शहद शाही गवाराय शहादत। ईरान ने 40 दिन की नेशनल मॉर्निंग और 7 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि वो अपने ऑफिस में थे जब स्ट्राइक हुई, और उसके साथ उनकी बेटी, दामाद और पोती की भी जान गई। ईरान की फौज के कई टॉप कमांडर्स भी एक डिफेंस काउंसिल मीटिंग में मारे गए। ट्रंप ने कहा कि फैसले करने वाले ज्यादातर लोग अब नहीं रहे, और तेहरान की सड़कों पर रद्द अमल बिटा हुआ था। कुछ ने जश्न मनाया और कुछ रोए। जवाब में ईरान ने सिर्फ इसराइल पर नहीं, बल्कि यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत वगैरह पर भी मिसाइल दागे। दुबई में धमाकों की आवाजें आईं। अबू धाबी में मिसाइल के मलबे की वजह से एक शख्स की जान गई। दोहा में अमेरिका के अल उदेद एयरबेस की तरफ धुआं उठता दिखा, और बहरीन में अमेरिकी नेवी के 5th फ्लैट बेस पर डायरेक्ट हिट की शॉकिंग वीडियो भी सामने आई। ईरान की आर्म फोर्सेस IRGC ने कहा कि उन्होंने 27 अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर हमला किया, जिसका नाम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 रखा गया। मगर हमला सिर्फ मिलिट्री बेसिस तक महदूद नहीं रहा, बल्कि सिविलियन एरियाज भी मुतासिर हुए। उसका सबूत दुबई, कुवैत और बहरीन में नजर आता है, जहां 5 स्टार होटल से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स तक को टारगेट किया गया। जरा सोचें दोस्तों, इन्हीं गल्फ ममालिक में 1 करोड़ से ज्यादा इंडियंस रहते हैं। जहां मिसाइल गिर रहे हैं, वहां आपके रिश्तेदार और दोस्त हैं। लाखों इंडियन वर्कर्स हैं। इंडिया की एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की है कि इंडियंस इंतहाई एहतियात बरतें। इजराइल में भी अकेले 18,000 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हैं। ज्यादातर गल्फ मुल्कों ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है, सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। लेकिन अगर ये स्ट्राइक्स फुल स्केल वॉर में बदल गईं, तो इसका इम्पैक्ट और भी बुरा होगा। इंडिया अपना 50% से ज्यादा क्राउड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते इंपोर्ट करता है, और रोजाना तकरीबन 26 लाख बैरल तेल गल्फ ममालिक से मंगवाता है। अगर ईरान ने हॉर्मुज़ बंद कर दिया, तो इंडिया की ऑयल सप्लाई रुक सकती है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान की फोर्सेस ने स्ट्रीट बंद करने का ऐलान पहले ही कर दिया है। एक्सपर्ट्स इसे इंडिया का नाइटमेयर सिनेरियो कह रहे हैं। सीधा असर ये होगा कि पेट्रोल डीजल महंगा होगा, शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और रुपए पर मजीद दबाव आएगा। और टाइमिंग भी देखें दोस्तों, वजीर आजम मोदी सिर्फ 2 दिन पहले इजराइल से लूटे हैं। 25 से 26 फरवरी को वो इजराइल में थे, नेतन्याहू के साथ डिनर कर रहे थे, और अब इजरायली डिफेंस ऑफिशियल ने राइटर्स को बताया कि ये अटैक हफ्तों पहले से प्लान था। इसी वजह से कांग्रेस लीडर्स ने सवाल उठाया कि मोदी के दोस्त नेतन्याहू ने इंडिया के पुराने दोस्त ईरान पर हमला कर दिया। एवेसी ने कहा कि इंडिया ने हमेशा इस कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल पोजीशन रखी है, मगर हमले से ठीक पहले इजराइल विजिट करना गलत मैसेज देता है। मगर इस पूरी सूरत हाल की सबसे दिल दहला देने वाली बात यह है कि ईरान में स्कूलों पर भी हमला हुआ। शहर मैनाब में लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर दिन के वक्त बम गिरा, जब स्कूल भरा हुआ था, जिसमें कम से कम 100 बच्चे मारे गए। इस करंट सिचुएशन की शुरुआत दोस्तों दिसंबर 2025 में बताई जा रही है,
जब ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स हुई, करेंसी 40% गिरी और खाने की कीमतें 72% बढ़ी। फिर तारीख के सबसे बड़े प्रोटेस्ट शुरू हुए और हुकूमत ने अपने ही लोगों पर गोलियां चलाई। अंदाजे हैं कि 30,000 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स मारे गए और फरवरी के शुरू में लगा कि शायद हालात ठंडे पड़ जाएंगे। स्ट्राइक से एक दिन पहले ही ओमान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान पीस डील विद इन रीच है। Peace deal is within our reach. लेकिन अगले ही दिन बमों की बारिश शुरू हो गई। पोस्ट के मुताबिक ये अटैक महीनों पहले प्लान किया गया था। इल्जाम है कि सऊदी प्रिंस और इजराइल ने ट्रंप को बार बार लॉबी किया। ट्रंप के ट्वीट में वो खुद को दुनिया का बॉस समझते हुए ईरानी अवाम को लिखते हैं कि जब हम फारिग होंगे तो अपनी हुकूमत टेक ओवर कर लेना। ये स्क्रिप्ट 2003 की याद दिलाती है, जब अमेरिका ने इराक पर वार छेड़ी थी जो 20 साल चली। खर्च अमेरिकी टैक्स पेयर ने दिया और नुकसान आम लोगों को हुआ। अब ईरान इराक से 2 गुना बड़ा है और जवाब ये दिया जा रहा है कि ईरान के डिक्टेटर को हटाने, अवाम के लिए अमन और डेमोक्रेसी लाने के लिए ये सब किया जा रहा है। मगर देखने वाली बात यह है कि इससे आम लोगों को फायदा होता है या नुकसान। बहुत से लोगों को ऊपर ऊपर से लगता है कि फायदा ही होगा क्योंकि एक डिक्टेटर मारा गया, लेकिन एक फॉरेन पावर का इस तरह इंटरफियर करना चीजों को और भी बदतर बना सकता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल कज़्ज़ाफ़ी और सद्दाम हुसैन है। दोनों जालिम डिक्टेटर थे, मगर अमेरिका ने इन्वेड करके उन्हें हटाया तो मुल्क मजीद इनस्टेबल हो गए। अवाम की हालत बद से बदतर हुई और नए दहशतगर्द ग्रुप्स पैदा हो गए। अब सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं ईरान भी इसी तरह इनस्टेबल ना हो जाए। जंगें हमेशा अमन के नाम पर शुरू होती हैं, लेकिन खत्म हमेशा तबाही पर होती हैं। असल सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, असल सवाल ये है कि क्या आम लोग एक बार फिर ताकतवरों के फैसलों की कीमत चुकाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर डीप जियोपॉलिटिकल सीरीज बनाऊं तो कमेंट में लिखें कंटिन्यू एनालिसिस।